चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 29 अक्टूबर 2023 से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे करंट अफेयर्स के, वो सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप इस श्रृंखला को जरूर देखिएगा। इसका प्रीवियस पार्ट भी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो प्रीवियस पार्ट आप जरूर देखिएगा। और आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होना है बिहार में, खास करके बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, उसके अतिरिक्त बिहार शिक्षक भर्ती जो प्रतियोगिता परीक्षा है बीपीएससी की तरफ से आयोजित होती है, बिहार एसआई, पुलिस वगैरह, वो सारे एग्जाम में यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप खुद से निर्धारण कीजिएगा। चलिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। सबसे पहले उस प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न था कि चीन में आयोजित चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, शैलेश कुमार को लेकर हालांकि जानकारी हमने पहले भी कई दफा आपको दिया है। तो शैलेश कुमार रहने वाले हैं बिहार के जमुई जिले के। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार से लिखें। ठीक है, विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का कार्य में तेजी लाने का दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया है। देखिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी जो, ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो क्रियान्वयन हो रहा है, इसे जो संचालित किया जा रहा है, ये 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत संचालित किया जा रहा है, जो 2020 से बिहार में लागू है। देखिए, आज थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है, तो इस वजह से एनर्जी थोड़ा सा कम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं क्लास को पूरा करूंगा। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा की। और समीक्षा के बाद अधिकारियों ने समीक्षा के बाद अधिकारियों को उन्होंने इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार सरकार का ये लक्ष्य निर्धारित है कि 7 निश्चय योजना भाग 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य है, ये 2025 तक है। अर्थात यहाँ पर मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7 निश्चय योजना भाग 2 का जो एक प्रकार से कार्यकाल होगा, वो 2020 में ये लागू हुआ है, 2025 तक ये संचालित होगा। तो इसी लिहाज से इसका लक्ष्य जो है ये 2025 कहा जाता है। और इस तरह के लक्ष्य वाले प्रश्न खास करके एग्जाम में बनते हैं। अभी हाल ही में बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार सरकार ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये चीजें यहाँ पर समझिएगा। अच्छा, पार्ट 1 की बात करें तो 2015 में लागू हुआ था, वो सारी जानकारी अभी हम आपको देंगे 7 निश्चय योजना भाग 2 के बारे में या फिर भाग 1 के बारे में। अच्छा, यहाँ पर 7 निश्चय योजना भाग 2 के बारे में कुछ पॉइंट है, जैसे कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2020 में हुई थी। और 7 निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने पहली प्राथमिकता दिया है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति आप जो यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, इससे आपको याद आ रहा होगा कि इस वर्ष 2023 में 22 मार्च को जो 111वां बिहार दिवस मनाया गया, उसका ये निर्धारित थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि इसी 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत ही निहित है। ये आपको ध्यान रखना। और इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कंप्यूटर प्रशिक्षण, संवाद कौशल और व्यवहार कौशल का वादा किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 7 निश्चय पार्ट 2 की जो शुरुआत हुई थी 2020 में और संचालित होगी 2025 तक, तो उसी प्रकार से 1 अप्रैल 2023 को बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है, जो कि 2028 तक संचालित होगा। तो ये तो बात रही यहाँ पर कृषि रोड मैप से संबंधित। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय, इसका दोनों पार्ट, पहला पार्ट 2015 में लागू हुआ था, 2020 तक चला। दूसरा पार्ट 2020 में लागू हुआ है और 2025 तक चलेगा। आप यहाँ पर दोनों के अंतर्गत जो 7 चीजें हैं, जिस पर कार्य कर रही है बिहार सरकार, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इधर पार्ट 1 है और इधर पार्ट 2 है। पार्ट 2 के तहत ही यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि अभी मैंने बताया कि 22 मार्च 2023 को जो बिहार दिवस मनाया गया, उसका ये निर्धारित थीम था। 111वां बिहार दिवस मनाया गया इस बार, तो इसका ये निर्धारित थीम था। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो हर खेत को सिंचाई के लिए पानी,
तो ये भी इसी के तहत निहित है पार्ट 2 के अंतर्गत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो विकल्पों में ये सारी चीज होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से क्या पार्ट 2 यानी कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में निहित नहीं है या फिर पार्ट 1 में निहित नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की चूंकि यहाँ पे बात हो रही है तो बिहार के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है, उसे देख लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार का राजधानी है पटना। पटना के बारे में 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए। एक तो पॉइंट यहाँ से ये बनता है एग्जाम में कि पटना नगर को बसाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो उदयन को। और पटना नगर के पास गंगा नदी के किनारे सैनिक छावनी का निर्माण अजात शत्रु ने किया था। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है राज्यपाल। तो बिहार के मौजूदा जो राज्यपाल हैं ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, जो कि आपको ध्यान रखना फागू चौहान के स्थान पर है। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर गोवा के रहने वाले। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और ये बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं और 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री सर्वाधिक बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है ये नीतीश कुमार के ही नाम है। राष्ट्रीय पक्षी बिहार की है गोरैया, और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो मनाया गया 20 मार्च को, इसका थीम था आई लव स्पैरो। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। राष्ट्रीय पशु है बैल, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल, राष्ट्रीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा में प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा बिहार की है उर्दू। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको ये दिख रहा होगा, 2 स्वास्तिक। ये जो आप देख रहे हैं ये स्वास्तिक है। तो 2 स्वास्तिक के बीच में जो बौद्धि वृक्ष है ये बिहार के राज्य के चिन्ह को ये इंगित कर रहा है। ठीक है, ये समझिएगा। और बिहार की स्थापना जो हुई थी ये भी एक अहम टॉपिक है। बिहार की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में समझना चाहिए कि बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। और 1912 को 22 मार्च के दिन बिहार पश्चिम बंगाल से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये यहाँ से ध्यान रखें। अभी 111वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार का, जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जबकि 2022 में जो 110वां बिहार दिवस मनाया गया था उसका थीम था जल जीवन हरियाली। चलिए अब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे थे हर खेत तक सिंचाई का पानी, चूंकि यहाँ पर सिंचाई या फिर जल की बात हुई है तो एक मिलता जुलता फैक्ट है जल पुरस्कार के बारे में। अभी हाल ही में इसका 4था संस्करण आयोजित हुआ था। यहाँ पर आप कंप्लीट चीजें देख सकते हैं, हमने विस्तृत तौर पर आपको जानकारी दिया है। लेकिन बिहार के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है, चौथे जल पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का जो पुरस्कार मिला ये बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को मिला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी आपको हमने विस्तृत तौर पर दिया है। आपको ये भी बताया कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला इस बार 2023 में चौथे संस्करण के अंतर्गत। तो इसमें आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं मध्य प्रदेश इसका विजेता रहा, उड़ीसा उसके बाद दूसरे स्थान पर रहा, और फिर तीसरे स्थान पर क्रमशः बिहार और आंध्र प्रदेश रहा। इसमें तीसरे स्थान पर बिहार और आंध्र प्रदेश संयुक्त तौर पर रहा। पहली बार हुआ है जब जल पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य में टॉप 3 में बिहार शामिल है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को, वैसे छात्र छात्राओं को जो घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। बीपीएससी मेकर ऐप पर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस कोर्स में अभी एक ऑफर है, प्रोमो कोड अप्लाई करना आपको बीपीएससी 70, जिसके बाद यहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखना, इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, वो तमाम चीजें आपको हमने बतलाया है। सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज, एक्सटर्नल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीजें, खास करके ये नोट्स स्पेशल कोर्स है और एक मिनिमम सा फी पर हम आपको बेहतरीन चीजें दे रहे हैं। करंट अफेयर्स का जो मटेरियल आपको मिल रहा है, नो डाउट ऐसा मटेरियल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर्स का मटेरियल को हमने बाइलिंगुअल कर दिया है। तो जो लोग ये शिकायत कर रहे थे कि सर हमें अंग्रेजी में चाहिए, तो अक्टूबर 2023 से यानी कि इस महीने से आपको ये अंग्रेजी में मिलेगा। 2022 नहीं बल्कि 2023 से, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से अब विभिन्न उत्पाद बनाए जाएंगे जिसे मुक्ति ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है, ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि बिहार। जो उत्पाद बनाए जाएंगे कैदियों के द्वारा बिहार के जेलों में, ये मुक्ति ब्रांड के नाम से बाजार में बेचे जाएंगे।
अब यहाँ पर यह ध्यान रखिए, प्रारंभिक चरण यानी कि पहले चरण की बात करें तो बिहार के 8 सेंट्रल सहित कुल 10 जेलों में सजा काट रहे कैदियों से बड़े पैमाने पर अलग अलग सामग्रियों का उत्पादन किया जाएगा। इन सामग्रियों में बात करें तो कुछ खाद्य उत्पाद होंगे, कपड़े होंगे और कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जो यहाँ पे लिखा गया सरसों तेल, मसाले, डिजाइनर ड्रेस, लकड़ियों के बने उत्पाद, चप्पल, हर्बल टी, फेस मास्क, वुलन आइटम, चादर, गमछा आदि का निर्माण कैदियों के द्वारा किया जाएगा। और जेल में बने यह सभी उत्पाद मुक्ति ब्रांड के नाम से मार्केट में सेल होंगे, ये आपको समझना है। एक तो यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि जो उत्पाद बनाए जाएंगे उस पर मतलब उसमें गुणवत्ता के पूर्ण ध्यान मतलब गुणवत्ता पर पूर्ण ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही साथ ये आम लोगों को यानी कि जनता को एकदम सस्ते कीमत पर उपलब्ध हो पाएगा। जो यहाँ पर खाने वाले उत्पाद बनेंगे उसमें मिलावट ना के बराबर होगा, मतलब नहीं होगा, ये सारी बातें इसमें कही गई है। उसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होगा, गुणवत्ता के पूरी ध्यान उसमें रखा जाएगा। साथ ही इसका एक परिणाम ये भी होगा कि आपको ध्यान रखना है, साथ ही जो जेलों में बंद कैदी है, जो खास करके काफी लंबे अरसे से बंद है जेल में, तो नकारात्मक कार्यों में वो कभी कभी संलग्न हो जाते हैं। तो इस चीज से छुटकारा मिलेगा और इससे ये होगा कि जो कैदी जेल में सजा काट रहे हैं वो किसी कार्य को करेंगे तो उससे उसकी जो कार्य कुशलता है वो एकदम से बढ़ेगी। इतना ही नहीं, जब वो जेल से अपनी सजा काट कर वापस घर जाएंगे तो उनके अंदर वो काबिलियत होगी कि वो खुद का स्वरोजगार खोल सके या फिर रोजगार कर सके। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसका परिणाम होगा, जिस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इस प्रकार की घोषणा हुई है। तो फिलहाल इतनी सारी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जेल की बात हुई है तो ऐसे में जैसे मान लीजिए पुलिस की अगर हम बात करें तो एक जानकारी हमने कल ही आपको शायद दिया था, कल या परसों, कि बिहार में एक रिपोर्ट आई थी कि बिहार में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दिया है? देखिए, जमरानी बांध परियोजना जो है ये संबंधित है उत्तराखंड से। अब यहाँ पर विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड में गौला नदी पर बनने वाली जमरानी बांध परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये दो तीन चीजें याद रखना है कि जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड से संबंधित है और इसको अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया है, जो कि गौला नदी पर बनना है। अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट की और बात करें तो यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के तहत पूरी की जाएगी और यह उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई, बिजली और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो इससे न केवल उत्तराखंड को फायदा होगा बल्कि आपको देखना है कि ये उत्तर प्रदेश में भी सिंचाई, बिजली और पेयजल के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण होगा। इस परियोजना की बात करें तो जो बिजली की चर्चा हमने यहाँ पर किया, तो 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस परियोजना से होने वाला है। अगला पॉइंट है कि मार्च 2028 तक इसका लक्ष्य रखा गया। मार्च 2028 में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा बनकर और इस परियोजना पर 2584 यानी कि 2584 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार 1557.18 करोड़ रुपए इसमें कर सकते हैं देंगे उत्तराखंड सरकार को। तो ये चीजें यहाँ पर समझिएगा, केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 1550 करोड़ से अधिक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस पूर्व क्रिकेटर को बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर ए, यानी कि अमोल मजूमदार को अभी हाल ही में बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। अच्छा, इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं कि बीसीसीआई ने अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। अब यहाँ पर तीन तरह के कोच होते हैं, एक तो होता है फील्डिंग कोच, एक होता है बॉलिंग कोच, एक होता है हेड कोच। तो हेड कोच की अगर हम बात करें, मुख्य कोच की बात करें, तो अभी हाल ही में बीसीसीआई ने अमोल मजूमदार को नियुक्त किया है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको ध्यान रखना है, महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। जबकि पुरुष क्रिकेट टीम की हम बात करें तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच राहुल द्रविड़ है। लेकिन भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो फील्डिंग कोच इसके हैं रामकृष्णन श्रीधर और गेंदबाजी यानी कि बॉलिंग कोच हैं भरत अरुण। हालांकि यहाँ पर आपको यह समझना है कि महिला क्रिकेट टीम में इस वक्त कोई भी बॉलिंग कोच नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मुख्य कोच नियुक्त किया गया अमोल मजूमदार को, जबकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे हेड कोच है राहुल द्रविड़ और जो हमने बात किया फील्डिंग कोच है रामकृष्णम श्रीधर और गेंदबाजी कोच है भरत अरुण। ये यहाँ पर फिलहाल ये ध्यान रखिए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट में। दरअसल यहाँ पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात हुई है इस प्रश्न में, तो एक उपलब्धि आपको ध्यान रखना है
कि 25 सितंबर 2023 को चीन में, यानी कि जो चीन में अभी हाल ही में एशियन गेम्स आयोजित हुआ, ये इसका 19वां संस्करण था। तो 25 मार्च 2023 को चीन में खेले गए श्रीलंका और भारत के बीच एशियाई खेलों में ये 19वां संस्करण था। श्रीलंका को 19 रन से हराकर महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता एशियाई खेलों में। ये ध्यान रखेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अब तक की महिला क्रिकेट टीम की। यहाँ पे हम भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हम बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। अच्छा, वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो यह है हरमनप्रीत कौर। आपको मालूम होगा हरमनप्रीत कौर के बारे में कुछ समय पहले एक जानकारी हमने आपको दिया था विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के बारे में। आप इस वीडियो को निश्चित तौर पर अगर पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो काफी जानकारी यहां से आप अपने अंदर एकत्र कर पाएंगे और करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न एग्जाम में बनेंगे 100% श्योर रहिएगा, हम सारी घटनाओं को कवर करते हैं तो आप भी एग्जाम में सारे प्रश्नों को हल करके आएंगे। बशर्ते यहाँ पर कंडीशन यह है कि चीजों को रेगुलर आप पढ़ेंगे तभी। एक जगह फोकस कीजिए, एक समय निर्धारित कीजिए कि हमें कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे छात्र हमारे चैनल से पढ़ते हैं, तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा आप लोग भी एक समय निर्धारित कीजिए, आप लोग भी चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। पिछले कई वर्षों से हमने इस प्रकार का मटेरियल आपको दिया है, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आपको ऐसा फील भी आ रहा होगा जिस प्रकार का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। चलिए, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर वर्ष 2023 की विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है। वह यह उपलब्धि पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। आप यहां पर हरमनप्रीत कौर को इस तस्वीर में देख सकते हैं, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। और भारतीय महिला क्रिकेटर की हम बात करें तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। हालांकि इस वर्ष टॉप 5 क्रिकेटरों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें पहली महिला भारतीय है कौन? तो हरमनप्रीत कौर। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, ये जो 5 क्रिकेटरों की हमने चर्चा किया, इसमें न्यूजीलैंड के टॉम ब्लंडेल, डेरिल मिचेल तथा इंग्लैंड के बेन फॉक्स और मैथ्यू पॉट्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे बेन स्टोक, बेन स्टोक नहीं है बल्कि बेन फॉक्स है, ध्यान रखिएगा। तो कुल 5 क्रिकेटर जो चुने गए 3 देशों के थे, इसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और एक भारतीय महिला क्रिकेटर कौन? तो हरमनप्रीत कौर। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंतर्गत सूर्य कुमार यादव को T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और इस एक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। ये नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हरमनप्रीत कौर की बात हुई है तो आपको हमने विमेन्स प्रीमियर लीग अर्थात WPL के बारे में जानकारी दिया था कि 2023 में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ और इस पहले संस्करण में यानी कि सीजन 1 में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने इस खिताब को अपने नाम किया और मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर है। आप यहाँ पर ये तमाम चीजों को देख सकते हैं। अगर विमेन्स प्रीमियर लीग से संबंधित कोई प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो वो यहीं से बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में अभी हाल ही में आदि महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया, ये अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से आप ये ध्यान रखेंगे गुजरात के अहमदाबाद में अभी हाल ही में ये आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन तिथि की बात करें 25 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023, 25 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया या फिर इसकी शुरुआत हुई, समापन होगा 3 नवंबर 2023 को। इसका उद्घाटन की अगर हम बात करें तो अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में ये आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कहां पर? तो गुजरात के अहमदाबाद में। अगला पॉइंट यहाँ पर है, अर्जुन मुंडा वर्ष 2003 से वर्ष 2006 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ लिख दिया गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे वर्ष 2003 से लेकर 2006 तक। और हाल ही में 4 अक्टूबर 2023 को अर्जुन मुंडा ने देहरादून में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया था और अर्जुन मुंडा झारखंड के रहने वाले हैं। अच्छा, इस पॉइंट के बारे में जानकारी हमने आपको विस्तृत तौर पर दिया था। ये इसका चौथा संस्करण था जो कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए, छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों या फिर भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को किस देश में फांसी की सजा सुनाई गई है, जिससे ये बहुत ज्यादा मीडिया में है, बहुत ज्यादा खबरों में है। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर सी,
यानी कि कतर। अच्छा, ये वही कतर है जो पिछले साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किया था। अर्जेंटीना ने 36 साल के बाद फीफा विश्व कप का खिताब जीता था। अच्छा, यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी एशियाई देश कतर, जो कि एक मूल रूप से देखा जाए तो इस्लामिक मुल्क है, तो कतर की एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल मामला क्या है, ये चीज आप समझिएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इन सभी अफसरों को अगस्त 2022 में कतर से गिरफ्तार किया गया। कब? अगस्त 2022 में। दरअसल ये सभी नागरिक दोहा स्थित दहरा ग्लोबल में काम करने वाले भारतीय नागरिक हैं। ये आपको ध्यान रखना, नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, ये रिटायर हो चुके हैं और यहाँ पर वो कोई अलग-अलग कार्य में लगे हुए थे, जिन पर अगस्त 2022 में जासूसी का आरोप लगाकर हिरासत में लिया गया है। तो ये चीजें यहाँ से समझिए। अभी हाल ही में कतर की एक स्थानीय अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि फांसी की सजा जरूर सुनाई गई है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, अब सरकार इसमें एक्शन लेगी, बहुत सारा दबाव पड़ेगा, तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका कंक्लूजन जरूर निकलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले आपको ध्यान रखना है, आपने इस चेहरे को जरूर इंटरनेट पे कहीं ना कहीं देखा होगा। ये भी नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, जिनका नाम है कुलभूषण जाधव। दरअसल इसे भी ईरान से ही पाकिस्तान ने अपहरण किया था। ये आपको ध्यान रखना, ईरान में रहकर एक मतलब व्यवसाय कर रहे थे, जहां से, हालांकि ये रिटायर हो चुके थे, नौसेना के पूर्व अधिकारी है, रिटायर होने के बाद वो ईरान में व्यवसाय कर रहे थे, जहां से पाकिस्तान ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन पर आरोप लगाया जासूसी का, कि जासूसी करते हैं, जिस वजह से आपको ध्यान रखना फांसी की सजा भी इन्हें सुनाई गई थी। लेकिन भारत सरकार को जब इसकी जानकारी मिली, तो भारत सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वहां पर अपील किया, जिसके बाद ये जो फांसी की सजा थी, ये कुलभूषण जाधव को दी गई थी, जो पाकिस्तान की अदालत के द्वारा, वो उस पर रोक लगा दी गई। हालांकि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अभी तक रिहा नहीं किया है, पाकिस्तान की जेल में ही बंद है, लेकिन फांसी उन्हें नहीं दिया गया, उस पर रोक लग गई। तो ये चीजें समझिएगा। तो दोनों वही है, दोनों में जासूसी की ही बात यहाँ पर कही गई है। ये चीजें क्लियर करते हुए कि जासूसी के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। अच्छा, यहाँ पर जो हमने चर्चा किया अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, देखिए यहाँ पर हमने कहीं पे लिखा है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जो हमने चर्चा किया, इस मामले को भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लेकर पहुंच गया। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। आप सभी को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये हेग में है, और हेग कहाँ पर है? तो नीदरलैंड में है, और इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए, नीदरलैंड की बात हुई तो नीदरलैंड के बारे में एक जानकारी आपको, अच्छा, नीदरलैंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, हालिया करंट अफेयर्स, वो यहाँ पर है, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि स्टीफन माइबर्ग नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद हाल ही में नीदरलैंड ने दुनिया में अपनी छवि को आसान बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, यही वो रीजन दिया गया है कि नीदरलैंड अब पूरी दुनिया में अपनी छवि को आसान बनाने के लिए हॉलैंड नाम को हटा दिया। नीदरलैंड, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर भारत ले, तो भारत को हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यावर्त, बहुत सारे नाम से संबोधित किया जाता है। तो ऐसे में जो नीदरलैंड जो देश है, इसे हॉलैंड नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब सरकार ने यह फैसला किया कि पूरी दुनिया में नीदरलैंड का छवि बेहतर हो, एक ही नाम से उसे जाना जाए। तो हॉलैंड नाम को अब नीदरलैंड ने हटा दिया है, ये यहाँ से ध्यान रखें। अगला पॉइंट है कि हाल ही में नीदरलैंड का एक शहर है हार्लेम। हार्लेम शहर मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है, जो कि पूरी दुनिया में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला देश है। हालांकि मांस वहां पर लोग खा सकते हैं, उस पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो बात हो रही है, मांस का जो विज्ञापन होता है, जो एडवर्टीजमेंट होता है, उस पर रोक लगाया गया है। किसी भी रूप में मांस का विज्ञापन वहां पर नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो आप मैप में देख रहे हैं, यही नीदरलैंड है, जो आपको ये हल्का डार्क येलो दिख रहा है, यही वो नीदरलैंड है, और नीदरलैंड का ये राष्ट्रीय ध्वज है। और इस वर्ष वेस्टइंडीज को बुरी तरह से हराते हुए नीदरलैंड जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है उसके लिए क्वालिफाई किया है, जिसकी मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है चौथी बार। ये इसका 13वां संस्करण है, कल भी हमने आपको बताया था। ये तमाम चीजें ध्यान रखिए, क्रिकेट के बारे में खास करके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो फिलहाल यहाँ से आप ये सभी चीजें ध्यान रखिए, नीदरलैंड एक अच्छी टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलती है। और यहाँ पर अच्छा, नीदरलैंड की जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, कुछ चीजें हमने और भी शामिल किया है कि वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। अच्छा, यहाँ पर निर्यातक देश की हम बात कर रहे थे, तो इनमें आपको ध्यान रखना, भारत के जो 3 सबसे बड़े निर्यातक देश हैं, उनमें एक पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड।
सबसे बड़े 3 आयातक देशों की बात करें तो अमेरिका, चाइना और संयुक्त अरब अमीरात, ये 3 इसमें टॉप पर है, आयातक देश की हम बात करें तो। चलिए अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में मलयालम भाषा में लिखित आत्मकथा निवालु कदीचा सिम्हांगल के लेखक कौन है? निवालु कुदीचा सिम्हांगल जो एक आत्मकथा है जो कि मलयालम भाषा में लिखी गई है, ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर ए, एस सोमनाथ, जो कि इस समय मौजूदा समय में इसरो के चीफ है, इनके द्वारा ये लिखी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस सोमनाथ जो कि वर्तमान में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख है, इन्होंने निवालु कुदीचा सिम्हांगल शीर्षक से अपनी आत्मकथा मलयालम भाषा में लिखा है और उनकी यह आत्मकथा लिपि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाएगी। आपको ध्यान रखना जनवरी 2022 में के शिवन के स्थान पर एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और अभी हाल ही में इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के समय में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई 14 जुलाई 2023 को। आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई तो चंद्रमा के सतह पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कब किया? तो 23 अगस्त 2023 को। यहाँ पर ये दोनों तिथि हमने आपके समक्ष रखा है। एक प्रश्न जो कि अगर डीप में जाके आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो पी वीरा मुथुवेल चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। अच्छा, चंद्रयान की बात हो रही है तो चंद्रयान 3 से पहले भी चंद्रयान 1 और 2 लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। वो तमाम जानकारी यहाँ पर है, जैसे कि इसे ध्यान से समझिएगा, बारीकी से आपको समझना है। चंद्रयान 3 की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया था पीएसएलवी एक्सएल C2 के जरिए। ये रॉकेट का नाम है जिसके जरिए इसे लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो थे जी माधवन नायर। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया GSLV M3 के जरिए और ये रॉकेट का नाम है। और चंद्रयान 2 के जो लॉन्चिंग के समय इसरो के जो चीफ थे, जो अध्यक्ष थे, जो प्रमुख थे, वो थे डॉक्टर के शिवन। चंद्रयान 3 की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया LV-M3 M4 रॉकेट के जरिए और इसकी लॉन्चिंग के समय इसरो के चीफ थे एस सोमनाथ। ये तमाम जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, जो हम यहाँ पर इसरो की बात कर रहे थे। इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कई सारे देश हैं जो अंतरिक्ष एजेंसी है वहां की, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। लेकिन इसके अतिरिक्त दो पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो चाइना की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है CNSC, जबकि पाकिस्तान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है सुपार्क। ये प्रश्न है कि हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता और देश को उन्होंने गौरवान्वित किया, यानी कि कितना मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था जिसके लिए इन्हें स्वर्ण पदक मिला है? तो राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि 73.29 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ इस एशियन गेम्स में, एक्चुअली में पैरा एशियन गेम्स में जो इसका चौथा संस्करण था जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, उसी चीज की जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, एशियन गेम्स या फिर पैरा एशियन गेम्स अभी हाल ही में चाइना में आयोजित हो रहा है। एशियन गेम्स की बात करें तो ये इसका 19वां संस्करण है, पैरा एशियन गेम्स की बात करें तो ये चौथा संस्करण है। तो इस चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 का आयोजन जो चीन के हांगझू में हुआ, इसमें आपको ध्यान रखना कि ये 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक ये आयोजित हो रहा है और इसमें ध्वजवाहक को लेकर हमने जानकारी आपको दिया था, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको हमने बताया था अमित सरोहा और पारुल परमार इसके ध्वजवाहक हैं ओपनिंग सेरेमनी के। और आपको ध्यान रखना है इस प्रतियोगिता में, इस चौथे संस्करण में सुमित अंतिल ने 73.29 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ जेवलिन थ्रो में ये स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त 50 मीटर राइफल SH1 इवेंट में सिद्धार्थ बाबू ने स्वर्ण पदक जीता और बिहार के संदर्भ में ये जानकारी हमने आपको दिया था कि बिहार के जमुई जिले के शैलेश कुमार ने इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। T63 ऊंची जंप कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से कहा हाल ही में 124 PM श्री स्कूलों का उद्घाटन किया है? तो राइट जो आंसर होगा, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हरियाणा में किया गया। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं हरियाणा में शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने PM श्री योजना के तहत पहले चरण में 124 स्कूलों का इन्होंने उद्घाटन किया। ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले चरण में योजना के तहत 124 स्कूलों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा
85 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसका एक उद्देश्य है कि राज्य में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसे बेहतर किया जाए। इसी दृष्टिकोण को ध्यान देते हुए हाल ही में पीएम श्री योजना के अंतर्गत ये पीएम श्री स्कूलों में अगर हम बात करें तो 124 स्कूलों का उद्घाटन किया गया। अच्छा, दूसरा चरण जो आएगा तो इसमें कहा गया है कि दूसरे चरण में इसके अतिरिक्त 128 स्कूल शुरू किए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी हम लोगों ने जाना, आपसे पहले से भी जानते थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। और उसी प्रकार हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है कंवर पाल है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री इस समय कौन है, तो चंद्रशेखर प्रसाद यादव वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। ये तीनों यहां से आप लोग ध्यान रख लीजिए। 10वां प्रश्न है कि न्यूट्रिनो या फिर घोस्ट पार्टिकल, न्यूट्रिनो या फिर घोस्ट पार्टिकल का पता लगाने के लिए ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खबरों में है। हालांकि ये बनने में काफी समय लगेगा और जो निर्माण किया जा रहा है ये चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण कर रहा है। इसका काम घोस्ट पार्टिकल का पता लगाना है, या फिर इन्हें घोस्ट पार्टिकल को हिंदी में अगर हम बात करें तो भूतिया कण या फिर भूत कण या फिर न्यूट्रिनो भी कहा जाता है। इसका काम यह है कि जो भी घोस्ट पार्टिकल है समुद्र में खास करके उसकी पता लगाना। यहाँ पर जो घोस्ट पार्टिकल की बात हो रही है, घोस्ट पार्टिकल के बारे में विस्तार से आप लोग इंटरनेट पर एक बार जरूर इसे देखिएगा, समझिएगा, काफी वहां पर आपको चीजें सीखने को मिलेगा। घोस्ट पार्टिकल जरूर इस दुनिया में विद्यमान है लेकिन वो दिखता नहीं है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इससे फायदा क्या है, इस तरह का जो चीजें हो रही है दुनिया में इस तरह की, इससे फायदा क्या है। तो पृथ्वी के जो निर्माण की जो रहस्य है उससे पर्दा उठेगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल पाएगा वैज्ञानिकों को। इसके बारे में यहाँ पर हमने लिखा है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में जो भी घोस्ट पार्टिकल है उनमें से ज्यादातर का निर्माण बिग बैंग थ्योरी, ये जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम लिखा गया है, फिर बिग बैंग के कारण हुआ है या फिर बिग बैंग के वक्त हुआ है। पृथ्वी के निर्माण को लेकर बिग बैंग थ्योरी जो दिया गया है वो अब तक जितने भी थ्योरी दिए गए हैं उनमें से कहीं ज्यादा सटीक है। तो ये कहा गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि ब्रह्मांड में जो भी घोस्ट पार्टिकल है उनमें से ज्यादातर जो घोस्ट पार्टिकल है वो बिग बैंग के ही वक्त, यानी कि पृथ्वी में जो भयानक विस्फोट हुआ था, एक्चुअली पृथ्वी में नहीं बल्कि ब्रह्मांड में जो भयानक विस्फोट हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप उल्का पिंड ग्रह वगैरह बने, तो उसी समय ये घोस्ट पार्टिकल भी बना था। और घोस्ट पार्टिकल की स्टडी से ब्रह्मांड और पृथ्वी के निर्माण के रहस्य से पर्दा उठ सकता है, इसके बारे में एक प्रकार से जानकारी मिल सकती है। तो इसको लेकर इस तरह का कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 418 फुट का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा कहां स्थापित किया गया है, तो अमृतसर। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दूं कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो कि वर्तमान में है नितिन गडकरी, इन्होंने 19 अक्टूबर 2023 को अमृतसर में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जो कि 418 फुट ऊंचाई वाले इस तिरंगा का उद्घाटन अटारी बॉर्डर के पास किया गया। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी लागत की तो 4 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। और एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय ध्वज वहां पर लहरा रहा है पाकिस्तान के सीमा में, तो उससे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो 18 फीट ऊंचा, ये समझिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में ली केकियांग का निधन हुआ है, बताएं कि वे निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे। तो राइट जो आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि चाइना। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे, ये ध्यान रखिए। अच्छा, ये तो ली केकियांग का संबंध चाइना से था। वर्तमान समय में अगर बात करें चाइना के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, तो वर्तमान में चाइना के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये ध्यान रखें। चाइना की यहाँ पर बात हो रही है तो पंचशील समझौता से लेकर एक प्रश्न आपके एग्जाम में पहले बने थे, बीपीएससी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो उसी बारे में हमने लिखा कि मई 1954 में चीनी प्रधानमंत्री झोउ एन लाई भारत के दौरे पर थे और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों के बीच इसी समय 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, उसी का जिक्र यहाँ पर हमने किया है। और ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे प्रश्न है। और बीपीएससी प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है वो तमाम जो है बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाइए, उसके माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। आप ये जान पाएंगे कि प्रीवियस वर्षों में प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए। चलिए आज के इस वीडियो के प्रश्न पे आ चुके हैं। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन बनाया है, कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, एक जरूरी बात, अभी जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं
कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर पूरा वीडियो देखते हैं? आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख के नोट्स तैयार करते हैं? अच्छा, अगर आप नोट तैयार नहीं कर सकते, बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके कोर्स में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर पीडीएफ दिया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक नॉमिनल सा चार्ज है, बहुत मिनिमम सा चार्ज है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।